31 लाख करोड़। ये वो पैसा है जो आज भारत में सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन ये पैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज इससे कई ज्यादा बड़ी रकम हमारे देश में काले पैसों के नाम पर घूम रही है। 8 नवंबर 2016 500 और 1000 के नोटों को डिमोनेटाइज किया जाता है। लेकिन ये कदम आखिर क्यों उठाया गया था? सिंपल, हमारे देश से ब्लैक मनी और नकली नोटों को कम करने के लिए। पर सवाल ये है कि क्या ऐसा सच में हुआ? क्योंकि द रियलिटी इज कि डिमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी कम तो हुआ, लेकिन ये चीज बहुत ही छोटे स्केल पर हुई थी। पर एक मिनट, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इस एक चीज ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सी, सच तो ये है कि इंडिया के अंदर जितना ब्लैक मनी है उसमें से बहुत ही कम पोर्शन लोगों ने अपने पास कैश के फॉर्म में रखा हुआ था, और जिन भी लोगों के पास कैश था वो सारे लोग इसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। बट ओवर द इयर्स जब पैनामा और पैंडोरा पेपर्स लीक हुए तो इस चीज से ये क्लियरली प्रूव हो चुका था कि इंडिया इज एक्चुअली हैविंग अ ब्लैक मनी प्रॉब्लम। इनफैक्ट हमारे इकोनॉमी में सर्कुलेट होने वाले ज्यादातर पैसे में से काफी बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्लैक मनी से आता है। लेकिन आखिर ये पता कैसे चलता है कि पैसा ब्लैक है या फिर व्हाइट? और ये ब्लैक मनी आखिर हमारी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होता कैसे है? सो फॉर एग्जांपल, ये दो लोग हैं, करण और अर्जुन। करण एक ईमानदार आदमी है, वो गवर्नमेंट को अपनी इनकम डिक्लेयर करता है। वो गवर्नमेंट को दिखाता है कि आखिर उसने कितने पैसे कमाए हैं, और उसमें से जब वो टैक्स पे कर देता है तो जो पैसे बच जाते हैं वो होती है करण की व्हाइट मनी की इनकम। वहीं पे अर्जुन गवर्नमेंट को ये डिक्लेयर ही नहीं करता कि आखिर उसकी इनकम है कितनी। तो जब वो डिक्लेयर नहीं करता तो वो उसके ऊपर टैक्स भी नहीं भरता। तो अल्टीमेटली अब अर्जुन के पास जो पैसा बच गया है ये सारा पैसा ब्लैक है। अब यहाँ पर एक कैच है कि अर्जुन ने ये जितना भी ब्लैक मनी कमाया हुआ है, अब इसके अंदर ये दो में से कोई एक केस हो सकता है। या तो अर्जुन ने ये सारा का सारा पैसा इलीगल बिजनेसेस से कमाया है, कि मान लो उसने कोई भी इलीगल चीज की है, ड्रग्स बेचे हैं, कहीं पर रिश्वत ली है या कुछ भी किया हो, या फिर उसने ये सारा पैसा कमाया तो लीगली है बट उसने गवर्नमेंट को अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं करी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अर्जुन मान लो एक ग्रोसरी स्टोर चलाता है जहां पर वो महीने के 5 लाख रुपए का प्रॉफिट करता है, जो कि सालाना बन जाता है 60 लाख रुपए का प्रॉफिट। अब यहाँ पर अर्जुन अगर ये सारा का सारा पैसा बैंक में डालेगा तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि आखिर उसकी इनकम है कितनी। तो अर्जुन ये पैसा बैंक में नहीं डालता, बल्कि ये सारा पैसा वो अपने पास एक कैश के फॉर्म में रखता है। लेकिन द कैच इज कि अब ये अर्जुन के पास जो 50-60 लाख रुपए कैश में बच चुके हैं, अब आखिर अर्जुन इस पैसे को यूज कैसे करेगा? इस पैसे को वाइट भी तो करना है। सो दिस इज हाउ इट इज डन। अगर अर्जुन को ये 50 लाख रुपए यूटिलाइज करने हैं तो अब अर्जुन 1 करोड़ रुपए का एक घर खरीदेगा। फॉर सपोज उसने ये घर खरीदा विजय नाम के आदमी से, और वो भी 1 करोड़ रुपए में। तो इसके अंदर अर्जुन 50% पैसा तो चेक से दे देगा और बचा हुआ 50% पैसा वो एज कैश पे करेगा। सो टेक्निकली इस सिनेरियो के अंदर ऑन पेपर उस घर की कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए है, बट एक्चुअली में उसके लिए अर्जुन ने 1 करोड़ रुपए दिए, जिसके अंदर 50 लाख रुपए उसने कैश का एडजस्टमेंट कर दिया है, जो कि गवर्नमेंट के या फिर बाकी लोगों की नजर में नहीं आया है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर एक और सिनेरियो खड़ा हो जाता है, वो ये है कि अब विजय के पास जो 50 लाख रुपए आ चुके हैं जब उसने घर बेचा है, तो आखिर वो इस 50 लाख रुपए का करेगा क्या? क्योंकि ये सारा पैसा तो ब्लैक है। सिंपल है, विजय अपने इस ब्लैक मनी को अब व्हाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करेगा। पर कैसे? वेल, इन 3 तरीकों से। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। देखो, विजय इस पूरे के पूरे ब्लैक मनी को यूज करेगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, विजय ने अपने किसी दोस्त को, फॉर सपोज अजय नाम के किसी बंदे को पैसे दिए, और वो पैसे उसने उतने अमाउंट में दिए कि वो उसकी टैक्सेबल इनकम के अंदर एडजस्ट हो सके। जिसके बाद अब जो अजय है वो एक चीज करेगा विच इज कॉल्ड एन अरेंजमेंट। देखो, विजय के पास जो ये 50 लाख रुपए पड़े हुए थे, उसने ये 50 लाख रुपए छोटे छोटे अमाउंट्स में बहुत सारे पूल ऑफ इन्वेस्टर्स को दे दिए। अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर पैसा लगाएंगे, उसके बाद ये उस स्टॉक को पंप करेंगे, उसका जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड दे विल वेट। 1 साल के बाद जब वो स्टॉक को सेल करेंगे तो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नहीं देने पड़ेंगे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो 1 साल के बाद जब वो स्टॉक को सेल ऑफ करेंगे तो टैक्स देने के बाद जो पैसा आ जाएगा वो सारा का सारा पैसा व्हाइट हो जाएगा। तो टेक्निकली विजय ने अपना सारा 50 लाख रुपए इन पूल ऑफ इन्वेस्टर्स के हाथ में देकर इनके थ्रू एक स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करा के अपना पैसा बढ़ा भी लिया और व्हाइट भी करा लिया। मोर ओवर, इसके अलावा विजय 5 लाख रुपए तक का अमाउंट एक 10 ईयर के इंश्योरेंस स्कीम के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकता है, जिसका पहला जो उसको प्रीमियम देना पड़ेगा वो 50,000 रुपए का प्रीमियम वो आराम से अपने चेक से पे कर सकता है, बट वो बचे हुए प्रीमियम्स कैश में भी सेटल डाउन कर सकता है। सो अगेन बेसिकली विजय ने अपना ब्लैक मनी एक दूसरी मार्केट के अंदर मूव करके उसको व्हाइट कर लिया, और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। इनफैक्ट साल 2013 में हुए एक स्टिंग ऑपरेशन के अंदर ये सामने आया था कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के एग्जीक्यूटिव्स अंडर कवर बहुत सारे रिपोर्टर्स को मनी लॉन्ड्रिंग करने में होते हैं, और ये चीज इंडियन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही करी जा रही थी। देखो, इंडिया की जो ये ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है ना, ये देखने में बहुत ही छोटी लगती है, पर एक्चुअली में ये बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अब आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के इस खेल के एक और नेक्स्ट लेवल पर, जहां पर एंट्री होती है शेल कंपनीज की। इनफैक्ट
अभी हाल फिलहाल में विनोद अडानी, जो कि मिस्टर गौतम अडानी के भाई है, उनका नाम काफी सारी शेल कंपनीज ओन करने में सामने आया है। शेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका एक्चुअली में कोई बिजनेस होता ही नहीं है। ये कंपनी सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती है और कंपनी उन देशों में खोली जाती है जहां पर टैक्सेस ना के बराबर हो। और इन शेल कंपनीज के थ्रू अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के प्रोसेस को कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। अब आखिर ये सब कुछ होता कैसे है? सो देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी कंपनी है ओपन मीडिया और हम अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। मान लो इस महीने हमने प्रॉफिट किया 20 लाख रुपए का, तो अब मैं केमैन आइलैंड्स, जो कि एक टैक्स हेवन कंट्री है, वहां पर मैं एक शेल कंपनी सेटअप करूंगा फॉर सपोज आदित्य लिमिटेड के नाम से। अब ये जो 20 लाख रुपए है, इसमें से 10 लाख रुपए तो व्हाइट है, पर मैं 10 लाख रुपए ब्लैक में शो करना चाहता हूँ या फिर मैं ब्लैक मनी के तौर पे साइड रखना चाहता हूँ। तो इस सिनेरियो के अंदर मैं ये जो 10 लाख रुपए ये आदित्य लिमिटेड के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा और आर्टिफिशियली मैं पेपर के ऊपर काफी सारे एसेट्स दिखाऊंगा कि आदित्य लिमिटेड ने बहुत सारे एसेट्स परचेज करे हैं। अब 20 लाख में से 10 लाख रुपए तो जा चुके हैं, पर बच गए हैं 10 लाख रुपए और इन 10 लाख रुपए के ऊपर भी अच्छा खासा टैक्स लगेगा। तो अब मैं करूंगा क्या? मैं इस 10 लाख में से 7 लाख रुपए दोबारा से आदित्य लिमिटेड को ट्रांसफर कर दूंगा इन द नेम ऑफ पेटेंट फी, या फिर हो सकता है कि ये मेरा कोई क्लाइंट हो, या फिर मैं इसको एज अ लोन शो कर दूंगा। किसी भी तरीके से मैं अकाउंटिंग में शो करके ये पैसा यहां से आदित्य लिमिटेड में मूव कर दूंगा। तो टेक्निकली अब ऑन पेपर ओपन मीडिया के पास सिर्फ 3 लाख रुपए के ही प्रॉफिट्स बचे हैं, बाकी सारे पैसे ओपन मीडिया ने अपने यहां से डाइवर्ट कर दिए हैं। तो अब इन 3 लाख रुपए के ऊपर हार्डली मेरे को कोई टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ ये सारा का सारा पैसा राउंड ट्रिपिंग के थ्रू शेल कंपनीज का यूज करते हुए ब्लैक का व्हाइट करा जाता है और टैक्स भी नहीं दिया जाता। अब मान लो एक बंदा है धीरव, और धीरव ने अच्छे खासे पैसे कमा रखे हैं, पर धीरव अगर इस पैसे को बैंक अकाउंट में रखेगा तो अथॉरिटीज को पता लग जाएगा कि धीरव के पास बहुत सारा पैसा है और उसको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो अब धीरव करेगा क्या? सिंपल, इस पॉइंट के पास धीरव अलग अलग प्लेयर्स का इस्तेमाल करेगा और एक टेक्निक का यूज करेगा जिसका नाम होता है स्मर्फिंग। बहुत ही सिंपल है, धीरव अपने सारे के सारे पैसे को अलग अलग लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा और ये जो लोग हैं ये इस पैसे को धीरव के ही ऑफशोर बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, जहां पर कोई भी ये चेक नहीं करता कि ये पैसा आखिर कहां से आया है। उसके बाद धीरव इस अपने ऑफशोर बैंक अकाउंट से इस पैसे का इस्तेमाल करके कोई भी एसेट्स परचेज कर सकता है किसी भी ऐसी कंट्री में जहां पर टैक्स लॉज बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा खुले हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे देश का मैक्सिमम ब्लैक मनी सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर ही इन्वेस्ट करा जाता है? पर क्यों? और अगर ऐसा हो रहा है तो ये सब कुछ आखिर होता कैसे है? साल 2012 में मुंबई के पास ही उल्वे नाम के गांव के अंदर, जहां पर बिजली भी ठीक से नहीं आती, वहां पर लोगों को एक 2 BHK फ्लैट दिया जा रहा था और वो भी 50 लाख रुपए का। और वहां पे कुछ डेवलपर्स का ये कहना था कि वो लोग 30% पैसा सिर्फ और सिर्फ कैश में ही लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट ग्रुप के ऊपर अच्छी खासी रेड मारी थी, जहां पर ये सामने आया था कि 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ब्लैक मनी डील्स करी गई हैं। पर एक सेकंड, आखिर इन सभी रियल एस्टेट डेवलपर्स के पास, इन सभी बिल्डर्स के पास इतना सारा ब्लैक मनी है क्यों? वेल, इन 3 रीजंस की वजह से। सबसे पहला, जब भी कोई बायर अपना घर खरीद रहा होता है तो वो अपने ब्लैक मनी को यहाँ पर रियल एस्टेट की डील के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री पर जो वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू तो वही होती है सरकार की नजर में। जो बाकी का ऊपर का पैसा है वो सारा का सारा ब्लैक में दिया जाता है। अब इसका फायदा ये होता है कि ऐसे सिनेरियो के अंदर, क्योंकि काफी पैसा ब्लैक में दिया जा रहा है, तो जो डेवलपर है वो थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे देता है और जो बंदा है जिसके पास ब्लैक मनी है वो अपना टैक्स भी बचा लेता है। दूसरा रीजन, जब भी ऑन पेपर किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम दिखाई जाएगी लेकिन एक्चुअल वैल्यू काफी ज्यादा होगी, तो बेसिकली जो ब्लैक मनी एडजस्ट करा गया है वो सारा का सारा पैसा एज टैक्स डेवलपर को आगे गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा। तो डेवलपर की इनकम कम दिखेगी और वो भी अपना टैक्स बचा पाएगा। और तीसरा रीजन, ये सारा का सारा ब्लैक मनी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बबल क्रिएट करता है, जिससे रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत ही स्पीड से ऊपर जाने लग जाते हैं और डेवलपर्स को फायदा होता है। पर एक सेकंड, ये जो सारा ब्लैक मनी ये डेवलपर्स अपने पास रखते हैं, आखिर इस पैसे से ये लोग करते क्या है? वेल, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी यूज कैसे होता है। सो सी, डेवलपर्स जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनको अच्छी खासी लैंड परचेज करनी पड़ती है और अधिकतर केसेस में ये जो लैंड होती है ये गवर्नमेंट के पास होती है, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी अथॉरिटी से परमिशन चाहिए होती है और मिनिस्टर्स का भी अप्रूवल चाहिए होता है, जिसके लिए बिल्डर्स के बीच में बिडिंग होती है कि आखिर ये लैंड किसको दी जाएगी। और जहां पर भी बिडिंग होती है वहां पर ब्राइब्स दी जाती है। पर बात ये है कि जो बैंक्स होते हैं वो इन ब्राइब्स को देने के लिए किसी भी बिल्डर को लोन ऑफर नहीं करते। इसीलिए ये जो सारा का सारा पैसा पॉलिटिशियंस को और इन सारी अथॉरिटीज को एज ब्राइब देना पड़ता है, ये सब कुछ ब्लैक मनी में ही दिया जाता है। पर मजे की बात तो ये है कि जब भी एक प्रोजेक्ट की लैंड एक्विजिशन और परमिशंस के अंदर जितनी ज्यादा ब्राइब दी जाती है वो प्रोजेक्ट उतना ही महंगा होता चला जाता है। इसीलिए आज भी आप देखते हो कि अपने आसपास रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं।
वो एक्चुअली में रियल एस्टेट के प्राइसेस उस वजह से नहीं बढ़े हैं, इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि उस लैंड जिसके ऊपर वो चीज बनाई गई है, उस लैंड को पाने के लिए अच्छी खासी रिश्वत भी दी जाती है। मोर ओवर, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपना सारा ब्लैक मनी इन बिल्डर्स के हाथ में दे देते हैं और उनको कहते हैं कि इसके बदले में आप हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज दे दो जो कि हमारे अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम पर रजिस्टर्ड होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया के अंदर ब्लैक मनी का पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। सेक्शन 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर डोनेशन ले रही है और वो 20,000 रुपए से ऊपर की डोनेशन है तो उनको दिखाना पड़ता है कि आखिर ये पैसा कहां से आया है। इसीलिए ज्यादातर पार्टीज अपने फंड्स इससे बहुत ही छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में अलग अलग लोगों से पार्टी फंड में डलवाते हैं। द रियलिटी इज कि ज्यादातर केसेस में ये पैसा बिजनेसमैन और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स का ही होता है, जिसको ये लोग कैश के फॉर्म में अलग अलग अननेम्ड सोर्सेज के थ्रू पार्टी फंड में दोबारा से वाइट करके लेके आते हैं। प्लस इन पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का खूब सारा ब्लैक मनी इलेक्शंस के टाइम पर वोट खरीदने के भी काम आता है। एंड अगेन, ये सारी पेमेंट्स कैश में करी जाती है, जिसका इस्तेमाल करके पार्टी अपना इन्फ्लुएंस और पावर मेंटेन रखती है और उसको इलेक्शन जीतने में बहुत ज्यादा मदद होती है। साल 2017 में हुए गुजरात हवाला ऑपरेशन के अंदर ये साफ साफ पता चलता है कि कैसे ये पॉलिटिशियंस इलीगल फंड्स को ट्रांसफर करते हैं अपनी पार्टी के अंदर और लोगों को पता भी नहीं लगता। पर सवाल है कि आखिर इस सबसे नुकसान किसका है? आखिर अंत में कौन है जिसको ये सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है? आप और मेरे जैसे आम लोगों को। क्योंकि देखो, होता ये है कि जब भी ब्लैक मनी इकोनॉमी के अंदर बढ़ता है तो व्हाइट में होने वाली ट्रांजैक्शंस कम हो जाती है, जिसके चलते गवर्नमेंट के पास कम टैक्स आता है। जब गवर्नमेंट के पास पैसे ही कम होगा तो आखिर वो डेवलपमेंट में पैसा लगाएगी कहां से? और जब ऐसा होता है तो देश के अंदर करप्शन, क्राइम, टैक्सेस और इन्फ्लेशन, ये सारी की सारी चीजें बढ़ती चली जाती है और इसका सीधा सीधा नुकसान आप और मेरे जैसे लोगों की पॉकेट्स पर पड़ता है। नाउ आई नो आप क्या सोच रहे हो कि अगर हमें ब्लैक मनी के बारे में इतनी जानकारी है ही तो फिर आखिर गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ करती क्यों नहीं है? वेल, एक्चुअली में ब्लैक मनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सारा पैसा अनअकाउंटेड है, इसलिए गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि आखिर ये सारा पैसा है कहां पर और इकोनॉमी के अंदर कितना व्हाइट पैसा है और कितना ब्लैक मनी घूम रहा है। साल 2016 में जब गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन लेकर आई थी तो उन्होंने सोचा था कि इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बहुत ही कम इम्पैक्ट हुआ डीमोनेटाइजेशन का, जहां तक कि लोगों को इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा और आज भी ब्लैक मनी बहुत ही ज्यादा है हमारे देश में। गवर्नमेंट की हमेशा ये कोशिश रहती है कि इकोनॉमी के अंदर ब्लैक मनी को कम से कम रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा पैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर लगाया जा सके। दैट इज द रीजन कि आज हमारी गवर्नमेंट कैशलेस इकोनॉमी की तरफ इतना ज्यादा जोर डाल रही है। सिंपल लॉजिक है, जब लोगों की जेब में कैश होगा ही नहीं तो फिर आखिर जो अनअकाउंटेड पैसा है वो रह ही नहीं सकता। सारा का सारा पैसा डिजिटल ट्रेल से अकाउंटेड होगा तो गवर्नमेंट को पता होगा कि आखिर इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है और ब्लैक मनी बहुत ही कम हो जाएगा। और ऐसा होने पर गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स व्हाइट पेपर ऑन ब्लैक मनी, इस प्रॉब्लम को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स साथ मिलकर काम करें, जैसे कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, CBI, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये सब लोग जब साथ मिलकर काम करेंगे तब जाकर ब्लैक मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। पर सच तो ये कि आज हमारा देश भारत काले पैसों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और ये चीज आपके और मेरे जैसे आम लोगों की लाइफ कहीं ना कहीं बहुत गंदी